हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्वागत करती हूं मैं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ पे। मैं हूं आपकी भावना मैम और आज मैं आपको करवाऊंगी ज्योग्राफी के कुछ बेसिक कंसेप्ट, साथ में एमसीक्यूज़। आज जो हमारा टारगेट रहेगा वो बहुत सारे एमसीक्यूज़ मिक्स प्रैक्टिस होएगी, ताकि आपकी ज्योग्राफी के जो भी कंसेप्ट है वो सारे के सारे क्लियर हो सके। तो चलिए हमारे साथ शुरू करते हैं ज्योग्राफी को सीखने समझने की जर्नी को। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये हमारा यूट्यूब चैनल, इसके साथ में हमारे यहाँ पे ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस सभी अवेलेबल हैं, तो इन्हें ज़रूर अवेल करिएगा। जिन जिन बच्चों को हमारे यहाँ के कोर्सेज अवेल करने हैं तो वो इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया हैज़ रिफ्ट वैलीज ड्यू टू डाउन रैपिंग। भारत के पूर्व की ओर बहने वाली निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में डाउन रैपिंग के कारण दरार घटी है? दामोदर, महानदी, सोन या यमुना? आपका आंसर क्या है? तो चलिए मैं खुद ही बता देती हूँ, सही आंसर है दामोदर। दामोदर एक ऐसी रिवर है जो कि दामोदर एक ऐसी रिवर है जो कि रिफ्ट वैली से होके गुजरती है, तो इसी वजह से हम ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। रिफ्ट वैली से होके गुजरती है। रिफ्ट वैली कैसी होती है? जिसमें दो ब्लॉक्स होते हैं। ये दो ब्लॉक के बीच में ये जो स्पेस है, जैसे ये जो स्पेस है, इस स्पेस का लैंड या तो नीचे चला जाए, मतलब आपके स्पेस का लैंड या तो नीचे चला जाए उसके हिसाब से, या फिर ऊपर चला जाए जिसके बीच में दरारें आ जाए, कुछ ऐसे प्रकार से, या फिर कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ से इस स्पेस में से नदी बहने लग जाएगी। चले अगले सवाल पे बढ़ते हैं। कृष्णा राजा सागर डैम लोकेटेड इन कर्नाटका बिल्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। कर्नाटका में स्थित कृष्णा राजा सागर डैम बांध निम्नलिखित में से किस नदी पे बनाया गया है? कृष्णा राजा सागर डैम कौन सी नदी पे बनाया गया है, जो कि कहाँ पे है? कर्नाटका में है। कहाँ पे है? कर्नाटका में है। कोवरी मतलब कावेरी, गोदावरी, कृष्णा या महानदी? तो जल्दी से बताइए अपना आंसर क्या है। सही आंसर है कावेरी। कावेरी ऐसी नदी है जो कि हमारे ये कर्नाटका से ही निकलती है और उसके साथ में ये कृष्णा सागर डैम बनाती है। ठीक है, चलो ये कावेरी, गोदावरी, कृष्णा एंड महानदी, ये सारी की सारी कैसी रिवर है? पेनिनसुलर रिवर्स है। पेनिनसुलर मतलब इंडिया का जो हमारा ये नीचे का हिस्सा है, इस एरिया के अंदर मिलती है। चलो अगला, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एंशियंट टाउन ऑफ तक्षशिला लोकेटेड। मतलब आपके सामने कुछ रिवर्स हैं। अब रिवर्स के बीच में हमारे जो प्राचीन सभ्यता में बोला गया है कि हमारे प्राचीन काल में ये तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला नाम की यूनिवर्सिटी थी, वो स्थित थी। तो कौन से दो नदियों के बीच में वो स्थित थी? तक्षशिला का प्राचीन शहर निम्नलिखित में से किस बीच स्थित मतलब कौन से नदी के बीच में स्थित था? झेलम और चेनाब, इंडस या झेलम, चेनाब एंड रावी या रावी एंड ब्यास? सही आंसर क्या है? सही आंसर है झेलम और इंडस। इंडस और झेलम रिवर के ही बीच में ये जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी या तक्षशिला जो शहर था वो स्थित था, जहाँ पे कई सारे लोग आकर एक नॉलेज ग्रहण करते थे। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी बल्कि ऐसी थी कि उस टाइम पे तो जो फॉरेनर्स थे वो यहाँ पे आते थे इंडिया में और नॉलेज गेन करने के लिए। तो राइट आंसर इज
इंडस एंड झेलम। अच्छा, अब इसका हिंदी वर्जन नहीं निकाला क्योंकि ये मेनली क्या है कि ये रिवर्स है और रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज, मतलब मान लो जैसे ये रिवर होगी मेन रिवर, और ट्रिब्यूटरी होती है जैसे ये इसके साथ वाली इस तरीके से, ठीक है। सो ये होती है ट्रिब्यूटरीज। सो तुम्हें बताना है कौन सी रिवर है, ये कौन सी नदी है, उसके साथ वाली जो ये ट्रिब्यूटरीज है किसकी बनती है। गोदावरी की कौन सी है, टोन्स है, कृष्णा की मतलब कौन सी है। अब इनमें से मैच करना है तुम्हें। सो जल्दी से बताओ कौन सी है। तो चलो सुनो, गोदावरी की है परिणीता, तो ए का सेकंड, चलो बी और सी में हो गया, बाकी ये दोनों कट। इसी तरीके से निकालना है तुम्हें, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें सारे के सारे आंसर आए। एक दो करेक्ट आ गया, ठीक है, टिक। एक और दो ये गलत, ठीक है। बाकी इसके अलावा और कोई हुए मैच, ठीक है, नहीं। अभी इसके अलावा यमुना की ये टोन्स, यमुना की टोन्स, सी का वन ये आ गया, और बाकी ये है, तो राइट आंसर इज 3। सो द राइट आंसर इज तीसरा आंसर है, यानी कि गोदावरी की परिणीता है, ठीक है। कृष्णा की मालप्रभा, भीमा, कोसी नहीं, भीमा और मालप्रभा ये सारी के सारी रिवर्स कृष्णा की हैं, ठीक है। चलो, और तापी का पूर्णा, ठीक है। अगले सवाल पे बढ़े। चलो, अगला सवाल है बिल्कुल ठीक आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, देखते हैं कौन सही जवाब देता है। तो पूरा सवाल पढ़ लें आप लोग। क्वेश्चन है इंग्लिश में, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मतलब उत्तर से दक्षिण तक नदियों का सहक्रम, उत्तर से दक्षिण तक नदियों का सही क्रम क्या है। दामोदर, बहामनी, अब इनका ना हिंदी में भी नाम सेम ही है, ठीक है, तो मैं पढ़ूंगी नहीं इनको। पहला है दामोदर, बहामनी, महानदी और तुंगाभद्रा। दूसरा है, अच्छा ये तुंगाभद्रा ये किसकी है, कृष्णा की है, कृष्णा की है, ठीक है। दामोदर, महानदी, बहामनी और तुंगाभद्रा। नेक्स्ट है बहामनी, तुंगाभद्रा, दामोदर और महानदी, दामोदर, बहामनी, तुंगाभद्रा या महानदी। तो इनको आपको अरेंज करना है कि पहले ये रिवर आई, फिर वो रिवर आई, फिर ये रिवर आई, फिर ऐसे ऐसे इस तरीके से डाउन नीचे की तरफ अरेंज करना है। सो सही आंसर है, क्या हुआ, नहीं समझ में आया। सबसे ऊपर आती है हमारी दामोदर। कहाँ पे आती है, जैसे कि अगर ये हमारा अगर ठीक है, ये इस बार ज़्यादा अच्छा नहीं बना, ठीक है। तो सबसे ऊपर आती है दामोदर। दामोदर किसकी रिवर है, यमुना की। सॉरी यमुना की नहीं है, दामोदर अपने आप में एक रिवर है, ठीक है। दामोदर रिवर है, देन उसके बाद में आती है बहामनी। कहाँ गई बहामनी, दामोदर, बहामनी, देन यहाँ पे कुछ आती है महानदी, और फिर उसके बाद में तुंगाभद्रा। तुंगाभद्रा करीबन यहाँ पे है, कृष्णा की ही यहाँ पे है तुंगाभद्रा, ठीक है। तो इस तरीके से है। सो द राइट आंसर इज फर्स्ट, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया हैव अमरकंटक रीजन एज देयर सोर्स। मतलब भारत के प्रायद्वीप की निम्नलिखित 3 नदियों में से किसका उद्गम स्थल अमरकंटक क्षेत्र है। मतलब अमरकंटक नाम की जगह है, वहाँ से वो नदी निकलती है। अब कहाँ जाती है हमें नहीं पता, बट फिलहाल क्वेश्चन ये है कि सोर्स रीजन, मतलब वहाँ से ये नदियाँ निकलती है।
अब कौन सी नदियां हैं जो अमरकंटक से निकलती है? ऑप्शन है, हिंदी में भी सेम ही है, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, सोन, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी, चांबल, बेतवा या लूनी। सही आंसर है सोन पहली रिवर है, नर्मदा और महानदी और नर्मदा। सोन किसकी रिवर है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है, मतलब गंगा की ही एक हिस्सा है सोन रिवर। ठीक है। नर्मदा एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, मतलब इस तरफ फ्लो करती है, वेस्ट फ्लो करती है नर्मदा। ठीक है। और महानदी भी एक रिफ्ट वैली में एग्जिस्ट करती है। ठीक है। चलो, द स्नो कवर्ड घेपन लेक इज लोकेटेड इन, बर्फ में ढकी घेपन झील स्थित है। बर्फ में एक घेपन, अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या है हमारा? घेपन लेक है। अब ये घेपन लेक कहाँ पे स्थित है ये बताना है। हिमाचल में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में या लद्दाख में? घेपन लेक कहाँ स्थित है? हिमाचल में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में या लद्दाख में? सही आंसर है हिमाचल में। हिमाचल में ये घेपन लेक पाया जाता है। ठीक है। चलो, अगला है, माथा बंगा रिवर इज ट्रीटेड एज एन इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। मतलब एक माथा भंगा नाम की एक रिवर है, बहुत फेमस रिवर है, और इनके बेस पे एक बार कभी कभार क्वेश्चन भी आ जाते हैं, मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये जो रिवर है, जैसे मान लो कि ये जो ऐसे रिवर जा रही है, एक यहाँ पे ये कंट्री होगी, एक यहाँ पे दूसरी कंट्री होगी। अब ये जो रिवर है ये ना मतलब बॉर्डर बनाती है दो कंट्री के बीच में। जैसे मान लो ये एक इंडिया है और ये दूसरी कोई और कंट्री है। दो कंट्री के बीच में बॉर्डर बनाती है। अब वो दो कंट्रीज कौन कौन सी है? इंडिया या नेपाल, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना या इंडिया श्रीलंका। माथा बंगा नदी को निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा माना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। सही आंसर है इंडिया और बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश में अभी तो नहीं बोल सकते, बट हाँ कहीं हद तक, क्योंकि अब तो ये हो गया डिलिमिटेशन हो गया है। अब तो प्रॉपरली हमने डिफाइन कर रखा है कि ये इस तरीके से हम इंडिया और बांग्लादेश को ऐसे करेंगे, ये लाइन है। पर हाँ, कहीं हद तक जो रिवर है वो भी एक तरह से बॉर्डर बनाने का काम करती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। अगला है, सनकोस रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। सनकोस रिवर नाम की एक नदी है जो कि दो स्टेट से होके गुजरती है, मतलब दो स्टेट्स में से जाती है। बिहार झारखंड, बिहार वेस्ट बंगाल, असम वेस्ट बंगाल या फिर असम अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने के लिए मैं बता देती हूँ, सनकोस जो रिवर है ये रिवर है भैया हमारी ब्रह्मपुत्रा की। ब्रह्मपुत्रा की ही एक वन ऑफ द रिवर है संकोश। संकोश नदी निम्नलिखित में से किन दो राज्यों में से बीच में सीमा बनाती है? किन दो राज्यों के बीच में सीमा बनाती है? हो गए कंफ्यूज? चलो थोड़ा सा मैप बना दिया जाए। देखो हमारी जैसे हमारी जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो यहाँ से निकलती है, तिब्बतन प्लेटू से निकलती है, और यहाँ से घूम के एक नागटिप्पा आता है, नागटिप्पा। जहाँ से ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो ऐसे टिल्ट हो जाती है, मतलब ऐसे घूम जाती है। तो यहाँ पे आता है अरुणाचल प्रदेश, और फिर यहाँ से होते हुए ये बांग्लादेश से होते हुए ऐसे बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। यहाँ पे इसकी जो रिवर्स है, लोहित, संकोश, इस तरह की रिवर्स यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है।
हमारा जो क्वेश्चन था किन किन के बीच में, तो मैंने तुम्हें बताया कि ये जो रिवर है वो यहाँ के आसपास पाई जाती है। अब यहाँ पे बिहार झारखंड वगैरह कहाँ से आए, कहीं से भी नहीं आए। ऑब्वियसली है, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये है आंसर। ठीक है, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये था थोड़ा सा रीजनिंग वाला, अगर मैप अच्छे से देखा है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलो अगला, व्हेन यू ट्रैवल इन हिमालयाज, अगर आप हिमालयाज में घूमेंगे, यू विल सी फॉलोइंग, आप इनमें से कुछ चीज़ें देखेंगे। जब आप हिमालय में यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित दिखाई देंगे, इनमें से आपको निम्नलिखित चीज़ें दिखाई देगी। पहली है डीप जॉर्जेस। डीप जॉर्जेस होते हैं कि भाई हमारा जैसे ये है, मान लो ये पहाड़ है, ठीक है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। अब इनके बीच में से होते हुए एकदम जैसे होता है ना स्थिर, मान लो जैसे ये एक मेरा पहाड़ है, ठीक है, और एक यहाँ पे है, और वो ऐसे मैं टेढ़ा बता रही हूँ, ठीक है। अब इसमें से पानी बह बह के इतना हो गया कि ये यहाँ पे एक रास्ता ही बन गया, पूरा एक डीप रास्ता सा बन गया, मतलब पहाड़ को एक तरह से मान लो कि चीज सा बन गया, ठीक है। उसको बोलते हैं जॉर्जेस। मान लो ये एक पहाड़ है, इस पहाड़ में से मतलब थोड़ी थोड़ी करके नदी जाती गई और वो स्पेस इतना गहरा हो गया कि अब ये पहाड़ और ये पहाड़ एकदम बिल्कुल स्ट्रेट है और यहाँ में से बीच में से नदी बह रही है। ये होते हैं जॉर्जेस। डीप जॉर्जेस मिलेंगे हिमालय में आपको, पता नहीं भाई। यू टर्न रिवर कोर्सेज मतलब इस तरीके से यू टर्न होगी रिवर। पैरेलल माउंटेन रेंजेस मतलब माउंटेन की रेंजेस मिलती है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ये पैरेलल मिलती है। स्टीप ग्रेडियंट कॉजिंग लैंडस्लाइडिंग होने की वजह से, मतलब सॉरी स्टीप ग्रेडियंट होने की वजह, स्टीप ग्रेडियंट मतलब एक तो होता है हमारा जैसे ये तो हो गया कि भाई आराम आराम से निकलेगा कोई भी, मतलब जैसे यहाँ पे बॉल है तो वो आराम आराम से जाएगी। एक ये बिल्कुल ऐसे, तो यहाँ से अगर मैं बॉल फेंकूंगी तो नीचे काफ़ी स्पीड से जाएगी, तो स्टीप ग्रेडियंट होता है, मतलब जहाँ पे ये जो त्रिकोण है यहाँ पे हाइट का और इसका कम हो जाए, और ये होता है लो ग्रेडियंट। स्टीप ग्रेडियंट मिलते हैं जिनकी वजह से लैंडस्लाइड होती है। लैंडस्लाइड मतलब जो ज़मीन है धीरे धीरे करके खिसकती है। सही आंसर है ये सभी, हमें हिमालयाज में सभी चीज़ें मिलती है। ये जॉर्जेस में मिलते हैं, रिवर्स भी मिलती है, पैरेलल रेंजेस भी मिलते हैं और स्टीप ग्रेडियंट्स भी मिलते हैं। चलो अगले सवाल पे आते हैं। वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन आर ड्यू टू, दिन के समय में और रात के समय में जो डिफरेंस होता है, दिन और रात के समय में जो डिफरेंस होता है, कौन सा डिफरेंस, सीज़न टू सीज़न। मतलब हम कई बार नोटिस नहीं करते कि ना, जैसे ठंडी होती है तो जब सर्दियों का मौसम होता है तो रात लंबी हो जाती है और दिन छोटा हो जाता है। गर्मियों में क्या होता है, दिन लंबा हो जाता है और रात छोटी हो जाती है। ये जो सीज़न के हिसाब से हमारी दिन और रात का लेंथ चेंज होती है, वो किस वजह से होती है, अर्थ के रोटेशन की वजह से, मतलब अर्थ ऐसे ऐसे घूमता है। अर्थ्स रिवोल्यूशन राउंड द सन इन इलिप्टिकल मैनर, मतलब अर्थ जैसे ये हमारा सन है और ये अर्थ ऐसे ऐसे घूम रही है, इसकी वजह से। लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ प्लेस, मतलब हो सकता है कि भी कोई लैटिट्यूडनल पोजीशन हो, इसकी वजह से रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन द टिल्टेड एक्सिस। सही आंसर है रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ इन टिल्टेड एक्सिस। टिल्टेड एक्सिस में रिवोल्यूशन होता है। रिवोल्यूशन मतलब अर्थ घूमती तो है सन के अराउंड, लेकिन एक टिल्टेड एक्सिस में थोड़ा सा टेढ़ा होता है अर्थ का एक्सिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स इज एज हाई कंपेयर टू कोस्टल एरियाज, व्हाट आर रीजंस।
महाद्वीप के आंतरिक भागों में तापमान की वार्षिक सीमा तटीय क्षेत्र की तुलना में अधिक है। कारण इनमें से क्या कारण है? थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर, कि भाई हम जो देखते हैं एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब धरती के अंदर हमारे जो कॉन्टिनेंट में एक जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, सालाना जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, वो किस वजह से होता है? थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर, मतलब जो धरती है और पानी का जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर का, इस वजह से। वेरिएशन इन द एल्टीट्यूड बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन, presence of strong winds in interiors, heavy rains in the interior as compared to coast. So सही आंसर है आपका ये थर्मल डिफरेंस, यानी कि भूमि और जल के बीच के तापीय अंतर, जो भूमि और जल के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, उसकी वजह से जो एनुअल डिफरेंस है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। सो द राइट आंसर इज़ 1 ओनली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री चैनल। कुछ महाद्वीप होते हैं, कुछ जो आइलैंड्स होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह एक दूसरे से 10 डिग्री चैनल से अलग है? कौन से ऐसे ये द्वीपों के समूह हैं जो 10 डिग्री चैनल, मतलब मान लो ये समूह हो गया और एक ये ऐसे समूह हो गया, अब इनके बीच में एक चैनल जा रहा है, अब वो चैनल 10 डिग्री चैनल है, तो कौन सा ये दो समूह है? अंडमान और निकोबार, निकोबार एंड सुमात्रा, महाद्वीप एंड लक्षद्वीप, या डी सुमात्रा एंड जावा। सो आपको क्या लगता है सही आंसर क्या है? सही आंसर है अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार को जो दो अलग करती हैं, ये जो चैनल है जो अलग करता है, वो है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, चलो, द ब्रह्मपुत्रा इरावदी, ओहो इतना मोटा क्वेश्चन, अब इतना बड़ा क्वेश्चन ना देख के घबराना नहीं है। ठीक है भाई, सिंपल है, कर लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कोई वो बड़ी बात नहीं है कि भी जो मैंने थोड़ा बहुत ब्रह्मपुत्रा के बारे में बताया ना, उसी के बारे में ही है। द ब्रह्मपुत्रा इरावदी एंड मेकोंग रिवर ओरिजिनेट इन तिब्बत। तिब्बत के अंदर ब्रह्मपुत्रा, इरावदी और मेकोंग रिवर जो है वो निकलती है। ठीक है भी, निकलती है। फ्लो थ्रू द नैरो एंड पैरेलल माउंटेन रेंजेस इन देयर अपर रीच, मतलब वो क्या, जो वहाँ पे माउंटेन के पैरेलल माउंटेन रेंजेस हैं वहाँ से निकलती है। ठीक है भी, of these river Brahmaputra makes U-turn in its course to flow into India। मैंने कहा था ना, क्या मैंने कहा था ना कि ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है वो ऐसे आते हुए यहाँ पे एक जो पॉइंट आता है, इस पॉइंट आने की वजह से ब्रह्मपुत्रा इंडिया में मुड़ जाती है। ब्रह्मपुत्रा इंडिया में मुड़ जाती है और वो यू टर्न लेती है। अब ये यू टर्न क्यों लेती है? अपलिफ्ट ऑफ फोल्डेड हिमालय सीरीज, हिमालयाज की जो सीरीज़ है वो अपलिफ्ट हो जाती है, ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इस वजह से। सिंटेक्सियल बेंडिंग ऑफ जियोलॉजिकल यंग माउंटेन्स, सिंटेक्सियल बेंडिंग हो जाती है। जियो टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस इन टर्शरी फोल्डेड माउंटेन चेन्स। सो सही आंसर है ये, सिंटेक्सियल बेंडिंग हो जाती है। ये एक वर्ड है, ध्यान रखना। भविष्यज्ञानिक रूप से युवा हिमालयास में वैकात्मिक झुकाव। ठीक है, अगला, नर्मदा रिवर फ्लोज टू द वेस्ट वाइल मोस्ट अदर रिवर लार्ज पेनिनसुलर रिवर फ्लो इन ईस्ट। नर्मदा रिवर इस यहाँ पे जाती है, बाकी सारी रिवर महानदी, कृष्णा, गोदावरी, बाकी सारी रिवर यहाँ जाती है, ईस्ट में जाती है, ये वेस्ट में जाती है। क्यों जाती है, रीज़न क्या है? पहला है, इट ऑक्यूपाइज अ लीनियर रिफ्ट वैली,
कि ये एक लीनियर रिफ्ट वैली को ऑक्यूपाई करता है। दूसरा, इट फ्लोज बिटवीन विंध्यास एंड सतपुरा। ये विंध्या और सतपुरा क्या है, यहाँ पे अगर हमारा जैसे ये है, सो यहाँ पे विंध्यास है, यहाँ पे सतपुरा है, और हमारी जो नर्मदा है वो इनके बीच में से होके गुजरती है। लैंड स्लोप टू द वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल, मतलब सेंट्रल से लेकर जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो ऐसे टेढ़ी होके जाती है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सो सही ऑप्शन है बी, 2 और 3। ये विंध्या और सतपुरा के बीच में से गुजरती है, और जो लैंड है वो ऐसे थोड़ी सी टेढ़ी होती है, इस वजह से ये वेस्ट की तरफ जाती है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ऑन द प्लैनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज ए आइस कैप्स एंड ग्लेशियर। अर्थ पे, हमारी जो भूमि है, वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो फ्रेश वाटर रहता है वो आइस कैप्स और ग्लेशियर के फॉर्म में रहता है। आउट ऑफ द रिमेनिंग फ्रेश वाटर, इनमें से जो रिमेनिंग फ्रेश वाटर है सबसे ज़्यादा, मतलब इनमें से नहीं, इनके अलावा आउट ऑफ दिस मतलब शेष मीठे पानी, मतलब फ्रेश वाटर में से सबसे बड़ा अनुपात कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा तो मतलब फ्रेश वाटर आइस कैप, मतलब बर्फ़ की चोटियाँ और ग्लेशियर में मिलता है, बर्फ़ की चोटियाँ और ग्लेशियर में मिलता है। उसके अलावा कहाँ मिलता है फ्रेश वाटर? एटमॉस्फेयर मॉइस्चर और क्लाउड में मिलता है। अच्छा, फ्रेश लेक्स और रिवर्स में मिलता है। एग्जिस्ट एज ग्राउंड वाटर में मिलता है, या सॉइल मॉइस्चर में मिलता है? सो सही आंसर क्या है आपका? सो बच्चों, सही आंसर है एग्जिस्ट एज ग्राउंड वाटर में सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर मिलता है। ठीक है, चलो कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स, बराक, लोहित, सुबनसरी, मतलब निम्नलिखित नदियों में से, ये सारी नदियां हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रू अरुणाचल प्रदेश, उपयुक्त में से कौन सी धारा अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है? बराक, लोहित या सुबनसिरी? अब एक हिंट देती हूँ, इनमें से जो भी रिवर अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है वो ब्रह्मपुत्रा की ही क्या है? ट्रिब्यूटरी है, मतलब ब्रह्मपुत्रा की एक जानी मानी उससे होके गुजरती है। मान लो ये ब्रह्मपुत्रा है, तो ये रिवर है। ठीक है, सो सही आंसर क्या है? सही आंसर है 2 और 3। लोहित और सुबनसिरी दोनों ही हमारी ब्रह्मपुत्रा से होके गुजरती है, मतलब ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, जो कि कहाँ से होके गुजरती है? अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कोल? जो इंडिया का कोयला है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी विशेषता क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कोयले की विशेषता या विशेषताएं हैं? उच्च राख सामग्री, हाई ऐश कंटेंट, कम सफल सामग्री लो सल्फर कंटेंट, लो ऐश फ्यूजन टेम्परेचर, कम राख संकलनीय तापमान। तो जल्दी से बताइए क्या है आपका आंसर? ऑप्शन है 1 और 2, 2 ओनली, केवल 2, केवल 1 और 3, 1, 2, 3। सो जल्दी से बताइए क्या है आपका आंसर?
सो सही आंसर है हमारे 1 और 2। हमारा इंडिया में जो कोयला मिलता है सबसे ज़्यादा उसमें ऐश कंटेंट होता है, राख का कंटेंट ज़्यादा होता है, राख ज़्यादा मिलती है, और सल्फ़र कम होता है। सल्फ़र हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, तो इंडिया के कोयले में सल्फ़र कम मिलता है। ठीक है, चलो अगले सवाल पे पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नेचुरल गैस। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है एक बार पढ़ लो, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। 1-2 क्वेश्चन होमवर्क में भी दूंगी, ये होमवर्क है। ठीक है, सही आंसर ढूंढ के लाना। ठीक है, चलो अगला ये लीना और ये, चलो ये भी होमवर्क है। फिर ये होमवर्क तुम्हें कल बताऊंगी। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क है, आंसर कल बताऊंगी। वेस्टर्लीज इन साउदर्न हेमिस्फीयर आर स्ट्रोंगर एंड परसिस्टेंट देन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो वेस्टर्लीज हैं वो जैसे हमारा इंडिया का ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये है साउदर्न हेमिस्फीयर। वेस्टर्लीज नॉर्थ में, साउथ में ज़्यादा मिलती है, ज़्यादा हैवी होती है, और यहाँ पे नॉर्थ में कम होती है। क्यों, ऐसा क्यों है? साउदर्न हेमिस्फीयर हैज़ लेस लैंड मास एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न लैंड मास। साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड, जमीन का हिस्सा कम होता है। कोलोसिस फोर्स इज हायर इन साउदर्न हेमिस्फीयर एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कोलोसिस फोर्स जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कम होता है। सो क्या है आंसर? सही आंसर है दोनों। लैंड मास कम भी होता है और कोलोसिस फोर्स ज़्यादा होता है, इसीलिए जो ये विंड्स होती है वो यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा फ्लो करती है। अ लेयर इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड आयनोस्फीयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, फिर आता है स्ट्रेटोस्फियर, फिर आता है मेजोस्फियर, और देन थर्मोस्फियर, और फिर आयनोस्फियर। आयनोस मतलब जो सबसे लास्ट वाली आयंस वगैरह रेडियो वेव्स वगैरह मिलती है वो वहाँ पे आयनोस्फियर में मिलती है। द प्रेजेंस ऑफ, अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार। द प्रेजेंस ऑफ ओजोन कोजेज द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स इन अर्थ। क्या आयनोस्फियर होने की वजह से जो ओजोन का ओजोन के होने के कारण रेडियो वेव्स बाहर चली जाती है, क्या ऐसा होता है? दूसरा, रेडियो वेव्स हैव वेरी लॉन्ग वेवलेंथ। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ लॉन्ग होती है। सो इनमें से ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। सो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चालबाजी कर ली, यहाँ पे दोनों ही कथन सही नहीं है। जो रेडियो वेव्स होती है लॉन्ग वेवलेंथ नहीं होती, शॉर्ट होती है। और दूसरी, ओजोन की जो प्रेजेंस है वो सबसे पहली बार आयनोस्फीयर में नहीं होती, ओजोन होती है हमारी स्ट्रेटोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर। और ये जो रेडियो वेव्स होती है, रेडियो वेव्स हमारी ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन वेव सबसे पहले तो स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, और ओजोन लेयर होने की वजह से रेडियो वेव्स वापस नहीं जाती, ओजोन लेयर होने की वजह से यूवी रेज वापस जाती है, यूवी रेज। ठीक है, कौन सी? यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट। चलो, जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई वेरी इजीली and smoothly in lower stratosphere, what could be the approximate explanation? जो जेट एयरक्राफ्ट होते हैं, जो एयरक्राफ्ट होते हैं हमारे बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड से चलते हैं, उनके लिए जो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर का जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे चलना आसान है। क्यों आसान है? देयर इज़ नो क्लाउड और वाटर वेपर इन लोअर स्ट्रेटोस्फियर। कोई क्लाउड नहीं है, कोई वाटर वेपर भी नहीं है, मतलब पानी की बूंदें भी नहीं है, और ना कोई क्लाउड है। ठीक है, इस वजह से देयर इज़ नो वर्टिकल विंड इन लोअर स्ट्रेटोस्फियर। कोई वर्टिकल विंड्स नहीं है जिनकी वजह से बाधाएं आए।
सो सही आंसर है बोथ ए एंड बी। ये सच बात है कि यहाँ पे लोअर स्ट्रेटोस्फेयर पे कोई क्लाउड नहीं होता, कोई वाटर वेपर नहीं होता, दूसरा कोई वर्टिकल विंड नहीं होती, इसलिए जो एरोप्लेन्स होते हैं या फाइटर जेट्स होते हैं, जो भी होते हैं, ये प्रेफर करते हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर हिस्से में जाए, ताकि वहाँ पे जो वेदर के रिलेटेड जो डिस्टर्बेंस होती है वो कम होए, सबसे मिनिमम होए। अगला, नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस स्ट्रेटोस्फियर। सो इनमें से क्यों होता है? जब जब हम धरती के ऊपर ऊपर ऐसे जाते रहते हैं, टेम्परेचर का क्या होता है? टेम्परेचर के साथ तापमान घटता है, तापमान घटता है। क्यों होता है? एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम अर्थ सरफेस। एटमॉस्फेयर है जो हमारा वातावरण है, वो तभी गर्म हो सकता है अर्थ के सरफेस से, ऊपर वाले हिस्से में नहीं होता। इसलिए देयर इज़ मोर मॉइस्चर इन अपर एटमॉस्फेयर। मॉइस्चर ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है अपर, ऊपरी हिस्से में। एयर इज़ लेस डेंस इन अपर एटमॉस्फेयर। ऊपरी वातावरण में जो एयर है, हवा है, वो कम है। सो सही आंसर है, सेलेक्ट द कोड विच। सो सही आंसर है 1 और 3, ये दोनों चीज़ें कम हैं। ठीक है, चलो कितने रह गए? चलो, द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इन टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक। जो सीजन्स के हिसाब से विंड चेंज हो जाती है, उसको क्या बोला जाता है? इक्वेटोरियल क्लाइमेट, मेडिटेरियन क्लाइमेट, मॉनसून क्लाइमेट, या ऑल ऑफ दीज? भूमिकरण जलवायु, भूमिकरण जलवायु, मॉनसून जलवायु। सो सही आंसर है मॉनसून जलवायु। सो आज के इतने ही क्वेश्चन हैं, बाकी ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। ये देखो, ये और ये, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। आई होप कि आप सबको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तो चलो, बाय।